कल अपने देखा था आनुवांशिकी, इसके बारे में अपन ने देखा जरूर था, दिखा नहीं था ना क्या? लाइव का क्या है वो पासवर्ड, वो अजय जी के पास है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे भी तो आएगी ना, फिर ऐप पे भी डलेगी। मैं मैं दो दो बार परेशान क्यों होऊंगा, ये अपलोड कर दूंगा ना, फिर मेरे को वैसे भी ऑनलाइन वालों के लिए अलग से करना पड़ता है, तो उससे बेस्ट है ना कि यहीं की रिकॉर्डिंग करके यहीं की यहीं डाल देंगे, दिक्कत ही नहीं है, टाइम भी बचेगा। हाँ जब आनुवांशिकी इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स, क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं आनुवांशिकी की। आनुवांशिकी होता क्या है? कल मैंने बताया था कि वंशानुगति, वंशानुगति व अज विविधता, विविधता को सम्मिलित रूप से, आजा भाई आजा, वो सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से आनुवांशिकी कहते हैं। विविधता, वंशानुगति व विविधता को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक वर्ड तो आया है आनुवांशिक। लड़कियों में इंग्लिश मीडियम वाली कौन है कोई? ऑफिस से आज या कल में आपको इंग्लिश मीडियम की जो फाइल है ना वो मिल जाएगी। वंशानुगति व विविधता को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। एक वर्ड यहाँ पे आया है वंशानुगति, क्या आया है? वंशानुगति। वंशानुगति का मतलब क्या होता है कि जो लक्षण माता पिता के हैं वही लक्षण अपने बच्चों के अंदर आ जाएंगे। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो जनक पीढ़ी होती है, माता पिता को बोलते हैं जनक पीढ़ी और बच्चों को बोलते हैं संतति पीढ़ी। क्या बोलते हैं? संतति पीढ़ी। तो मतलब जो जनक पीढ़ी के लक्षण किसमें आ जाए? संतति पीढ़ी के अंदर आ जाए, वह लक्षणों क्या कहते हैं? वंशानुगति। क्या कहते हैं? वंशानुगति। जैसे माता पिता की हाइट 5 फीट की है, बच्चे की हाइट भी उतनी है। माता पिता का रंग गोरा है तो बच्चों का भी कैसा है? गोरा है। माता पिता की आंखों का रंग कैसा है? काला है, तो बच्चों का रंग भी कैसा है? काला है। तो ये क्या कहलाएगी? वंशानुगति। तो क्या कहेंगे अपन कि माता पिता, माता पिता, और माता पिता को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी। क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी। माता पिता के लक्षण, माता पिता के लक्षण संतान, या अपन कह सकते हैं संतति पीढ़ी। कौन सी? संतति पीढ़ी। या अपन कह सकते हैं अगली पीढ़ी। क्या कह सकते हैं? अगली पीढ़ी। अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना। क्या होना? स्थानांतरित होना, स्थानांतरित होना। क्या कहलाता है? वंशानुगति। क्या कहलाता है? वंशानुगति। कि जो माता पिता के लक्षण से, माता पिता को अपन बोलते हैं जनक पीढ़ी। क्या बोलते हैं? जनक पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी के लक्षण संतान, संतान को अपन बोलेंगे संतति पीढ़ी। क्या बोलेंगे? संतति पीढ़ी। और या अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? वंशानुगति। क्या कहते हैं? वंशानुगति। फिर एक वर्ड आया विविधता। क्या वर्ड आया? विविधता। तो विविधता का मतलब क्या होगा? आ जाओ। एक वर्ड आता है विविधता। विविधता का मतलब क्या होगा? माता पिता, माता पिता से अलग लक्षण, अलग लक्षण अगली पीढ़ी में, माता पिता से अलग लक्षण अगली पीढ़ी में प्राप्त होना। जैसे माता पिता गोरे हैं और बच्चा कह रहा हुआ है काला पैदा हो रहा है, तेरा यही हुआ है। तो एक बात बताऊं तेरे को, तो डीएनए टेस्ट करवा ले। एक्सचेंज हो गया था क्या? चलो कोई बात नहीं, फिर भी ठीक स्थान पे आ गया ना।
माता पिता से अलग लक्षण अगली पीढ़ी में प्राप्त होना क्या कहलाता है? विविधता। ठीक है। और जैसे माता पिता की आंखों का रंग कैसा है? काला है, और बच्चे की आंखों का कलर भूरा है, या जैसे ऐश्वर्या राय की जैसी आंखें है कि नहीं है? तो किसी की हरी आंखें हो जाती है, किसी की लाल आंखें हो जाती है। तो ये सारा किस में आएगा? विविधता में। माता पिता की हाइट 5-6 फीट की है, बच्चा 3-3.5 फीट का ही हो रहा है, ये सारा किसके आएंगे? विविधता के। ठीक है। जरूरी थोड़ी है माता पिता के लक्षण आए, है कि नहीं है? इस साइकोलॉजी के अनुसार अरे पड़ोसियों का लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। ठीक है। पड़ोसियों से लेना देना नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे नाना नानी होते हैं, मामा होते हैं, उनके लक्षण भी आते हैं। ठीक है। उनके लक्षण भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो अंगुली में पड़ोसी, वैसे ही सबसे कठिन काम है, सबसे बुरा लगता है पड़ोसी। यहाँ से फिरने के बाद तुम पड़ोसियों के में चल जाना, है ना? तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे नाना नानी है, हमारे दादा दादी है, तो उनके भी लक्षण क्या होते हैं? हमारे आते हैं। तो जिसका जो लक्षण दिख जाएगा तो उसकी तरह ही हो जाता है। अब मैंने बताया कि वंशानुगति व विविधता दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। मतलब आपके अंदर आपके माता पिता के गुण भी आएंगे और कुछ गुण क्या आएंगे? अलग भी आएंगे, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। अब अपन बात करते हैं कि जो आनुवांशिकी के जनक हैं, आनुवांशिकी के जनक कौन है भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ग्रेगर है जो उपाधि है, क्या है? उपाधि है। जैसे अपन मंदिर के अंदर पुजारी होता है ना, वैसे वहां पे चर्च होते हैं, चर्च के अंदर जो फादर, तो फादर की उपाधि है ग्रेगर की, है ना? और ये कहां का था? ऑस्ट्रेलिया का था। कहां का था? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। और हाँ, दोनों अलग अलग देश है ना। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसने सबसे पहले प्रयोग किया था जंगली मटर पे। किस पे गया था? जंगली मटर पे। लेकिन इसका जो प्रयोग बाद में जो हमको दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है किसका? हमारा जो उद्यान मटर है उसका। तो और उद्यान मटर इसने प्रयोग किस पे किया था? सर्वप्रथम इसने किया था जंगली मटर पर, लेकिन सफलता किसमें पाई? उद्यान मटर पर। उद्यान, अरे तो मटर खाते हो ना वो। और इसको वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। यहां तक हो गया सबका? कहीं को लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूं। अरे मैं धीरे नहीं पढ़ा रहा, तुम्हारा माइंड सेट कर रहा हूं 2-4-5 दिन, फिर रफ्तार पकड़ूंगा ना। जब एक एक दो दो दिन में चैप्टर होंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना। अभी मैं तुम्हें साइंस की शब्दावलियों पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में ये शब्दावली आएंगी। तुम्हें पता है जब मैं 60 दिन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करवा सकता हूँ, तो कोर्स कराना मेरे लिए बड़ी भारी बात नहीं है। और मैं 7-7 दिन के अंदर भी करवाया हुआ हूँ, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों करवाया हुआ हूँ 7-7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर 20 या 25 घंटे की क्लास लेता हूँ, 25 घंटे में। इस गेट को बंद कर। अरे तुम्हें पता है जब ठेके पे काम मिलता है जब क्या होता है? ठेके पे काम चलता है जब कैसे होता है ना? तो बहुत सारे करवाया हुआ हूं मैं। जैसे कोई कोचिंग वाला है, अब उसने बोल दिया कि मेरे को 7 दिन के अंदर पूरी साइंस करवानी है, ठीक है, तो फिर वहां पे रफ्तार ही अलग चलती है। मैं वहां पे कवर कर जाता हूँ फिर। ठीक है। कुछ चीजें हमको छोड़नी भी पड़ती है। ये थोड़ी कि यहाँ पे इतना मामला चल रहा है, एक एक वर्ड बता रहा हूँ, एक एक वर्ड के बारे में समझा रहा हूँ, तो इतना डीपली जब नहीं चल पाता। वहां तो बस लिख लिया तो लिख लिया, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। क्या
नहीं करवाया हुआ हूँ, अजमेर में करवाया है मैंने, रियल बात है। देखो पेमेंट का होता है, कई बार क्या होता है घंटे के हिसाब से चलता है, कहीं के हिसाब से चलता है, कोर्स के हिसाब से। जहाँ पे हमको फायदा दिखता है कि भाई अपने अब यहाँ से मान लो 20 किलो 15 किलोमीटर जाऊंगा, तो मैं यही सोचूंगा ना यार इसको आज खत्म करके 10 मिनट लेट सही है कि नहीं है। वो सब चीजें सोचनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर फटाना ही कैलकुलेट नहीं होता, आना जाना भी कैलकुलेट होता है कि आने जाने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक। हो गया ये आनुवांशिकी और विविधता। तो मैं क्या अभी धीरे इस वजह से चल रहा हूँ कि तुम्हारी अभी मानसिकता भी बदलनी है साइंस के प्रति। और जो ही चैप्टर आएगा और जिस चैप्टर में टाइम लगेगा तो मैं टाइम उतना ही लगाऊंगा, और मेरे सब्जेक्ट को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाने वाला, पॉलिटी पढ़ाने वाला वो उनके सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाएंगे, और मेरा सब्जेक्ट को मैं मेरे अनुसार पढ़ाऊंगा। तो जहाँ पे मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से चलोगे तो अच्छा रहोगे, और तुम्हें जल्दी कोर्स करना है तो सब तरीके मेरे से आते हैं। ठीक है भाई, एक तो आराम से पढ़ो। तो इसमें क्या होता है कि देखो आपको भी समझ में आएगा, मेरे को भी अच्छी तरीके से बताऊंगा। और कुछ चीजें क्या होती है कि सॉर्ट आउट नहीं होती है भाई, बीच में से सॉर्ट आउट करने से क्या मतलब निकलेगा। तुम्हारी किसी की कोई एग्जाम है क्या अभी 10 15 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में? किसकी है? जीडी की? जीडी में तो 2 3 क्वेश्चन आएंगे ना, ना के बराबर आएंगे वो तो। उसके अलावा तो नहीं है किसी की, पटवारी की, ग्राम सेवक की? नहीं है ना। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कब की है? फरवरी में ना। फरवरी से पहले बहुत कुछ हो जाएगा, जब तक तो। क्या रीड किया? हाँ हो गया। यहाँ पे अनुवांशिकी और विविधता, अरे हो गया क्या? लिखो। आनुवांशिकी शब्द, आनुवांशिकी जो शब्द है किसने दिया? विलियम बेटसन ने। और इस विलियम बेटसन को कहते हैं आधुनिक आनुवांशिकी का जनक। कौन है? विलियम बेटसन। और हमारे जो भारतीय आनुवांशिक का जनक है वो कौन है? भारतीय आनुवांशिकी का जनक कौन है? एस स्वामी, जो अपने हरित क्रांति के जनक भी कहलाते हैं ना। हाँ हट लो। कुछ पता चला बायोलॉजी के बारे में? कितनी शाखाएं होती है, इनके जनक क्या क्या होते हैं, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। अब तुम्हें डायरेक्ट ही मैं तुम्हें श्वसन पे ले चलता, पाचन पे ले चलता, तो तुम्हें पता ही नहीं रहता कि श्वसन क्या होता है। तो आदर्शों को तो यही पता नहीं होता कि साइंस में चलता क्या क्या है। कहीं से पूछ लो ना तो 5 चैप्टर के नाम नहीं बता पाएंगे। एस स्वामीनाथन है ना। इस वजह से ये 3 4 घंटे लगाए हैं मैंने, फिर तुम्हें पता तो चले। क्योंकि अजमेर का नागौर बेल्ट का ये सिस्टम है कि साइंस से दूर भागते हैं यहाँ के लड़के लड़के। 8 सब्जेक्ट लेते हैं, सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट। उसके अंदर सब्जेक्ट लेते हैं ड्राई, ये आता है ना क्या बोलते, चित्रकला, चित्रकला, होम साइंस, ज्योग्राफी। ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं जो प्रैक्टिकल के अंदर क्या आ जाते हैं, नंबर आ जाते हैं, तो परसेंटेज बढ़ जाती है बढ़िया। क्या साइंस में तो तीनों में है, मैथ में प्रैक्टिकल चलते हैं। कैसे नहीं है? बीएस कैसे नहीं होता? बीएससी में, एमएससी में, सब में प्रैक्टिकल होते हैं। बीएससी में नहीं करवाए तुम्हें प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल होते हैं, हम देख के आए हैं मैडम। बीएससी करके आए हैं, बीएड करके आए हैं, एमएससी करके आए हैं। क्या 12th में नहीं है? 12th में नहीं है, उसमें है कॉलेज में।
हेडिंग डालो, अगला चैप्टर का नाम है पोषण, न्यूट्रिशन। अगला चैप्टर का नाम है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी था, बायोलॉजी का परिचय था। हाँ, अब अगले चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन, या हिंदी में बोलेंगे पोषण। अरे इसके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है, ये खुद एक सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री के अंदर अपवाद शब्द चलता है, उसका मतलब ये होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन जिसको क्या कहते हैं, आवारा तत्व। क्या कहते हैं, आवारा तत्व। ना तो उसके बारे में कुछ पता है, इसको कौन से ग्रुप में रखना है, कौन से आवर्त में रखना है, वो आवारा रहता है, किसी के साथ भी बॉन्डिंग बना लेता है। वो हाल हमारे किसका है, महिपाल का। ये बस ये कोशिश करता है कि केमिस्ट्री के अंदर एक अवधारणा चलती है बंद बनाने की, मतलब नया बंद जब बनेगा जब पुराना टूटेगा। तो महिपाल क्या करता है, पुराने बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, फिर नया बॉन्ड बनाता है। हाँ, हो गया ये। हेडिंग डालो पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशंस। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। पोषण क्या है, एक पोषण एक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं अपन, इसके अंतर्गत पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, यदि हम इन पोषक तत्वों को प्राप्त नहीं करेंगे तो इन पोषक तत्वों से हमारे पास जो हम पढ़ते हैं मेनली, एक तो पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट। एक पढ़ते हैं प्रोटीन। क्या पढ़ते हैं, प्रोटीन। एक पढ़ते हैं वसा, इंग्लिश में बोलते हैं फैट। एक पढ़ते हैं अपन खनिज लवण। क्या पढ़ते हैं, खनिज लवण। एक पढ़ते हैं अपन जल। क्या पढ़ते हैं, जल। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनसे तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इन तीनों से हमें क्या मिलती है भाई, ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान कौन कौन से तत्व करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। फिर इसके बाद में आता है खनिज लवण हो गया। खनिज के अंदर जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया। ठीक है, ये हम जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस प्रकार के खनिज जैसे कैल्शियम हो गया, ये हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते हैं, चाहिए होते हैं ना। तो इन खनिजों से क्या होता है कि हमारी जैविक क्रिया है, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस है, उन क्रियाओं को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा सर्दी के अंदर जो ही मौसम चेंज होता है तो तुम्हारे होंठ फटने लग जाते हैं, तो विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, बी की कमी से। तो ये क्या करते हैं, हमारी जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो खनिज लवण और जल होता है, ये क्या करते हैं, हमारी जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो खनिज लवण और जल होगा, ये हमारी जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित। अब जैविक क्रियाएं क्या होती है, सजीवों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, जैविक क्रियाएं। किसे कहते हैं, सजीवों के द्वारा जो क्रिया की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, जैविक क्रियाएं। उन्हें जैविक क्रियाओं को करने के लिए एक और आता है इसमें, विटामिन। क्या आता है, विटामिन। तो विटामिन, खनिज लवण और जल, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इन तीनों से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और इन्हें हम क्या करते हैं, कम मात्रा में लेते हैं। कैसी मात्रा में लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं अपन। अब तुम्हें पता है कि तुम कोई विटामिन लेके आते हो क्या, विटामिन खाते हो भाई। विटामिन जैसे विटामिन डी हो गया, धूप से लेते हो, तो सर्दी के अंदर तो तुम्हारा हाल वैसे भी हाल है। पूरे दिन यहाँ पे 8 से 2-3 बजे तक क्लासें लगती है, तो यहाँ पे भी धूप नहीं मिलती है कि नहीं है। फिर बाहर जाते हो तो थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाए ना, में 10-20-30 मिनट, तो उससे हमें क्या प्राप्त हो जाती है, विटामिन डी प्राप्त हो जाती है। तो इनको अपन अल्प मात्रा में लेते हैं। कैसी मात्रा में लेते हैं, कम मात्रा में। और कम मात्रा को क्या बोलेंगे, अल्प मात्रा में। इधर बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनको अपन कैसी मात्रा में लेते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं। कैसी मात्रा में, अब तुम्हें पता है कितना खाना खा लेते हो रोज का, रोटियां कितनी खा लेते हो,
हाँ हाँ से अब ये भाई कितना खाना खाते हो? अरे चार चार रोटी तो मिनिमम खाते होंगे, खाते हो क्या? भाई आप 5 रोटी सुबह की खा रहे हो, 5 शाम की खा रहे हो ना, तो अरे पूरे दिन की, उसके अलावा क्या क्या खाते हो? पानी पतासी, हाँ? तो पानी पतासी, देखो, जिस जिससे रोटी बन सकती है, जिस जिससे क्या बन सकती है, रोटी बन सकती है, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और जिस जिस पदार्थ के अंदर या वस्तु के अंदर मीठा पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मीठा। तो उसके अंदर भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आप कहीं पे भी कुछ भी खाते हो, तो आप फल फ्रूट खा रहे हो, तो उससे भी हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो अधिकांश मात्रा में आप क्या खाते हो? कार्बोहाइड्रेट। अब पिज्जा बर्गर खाने गए तो वो भी क्या है? बने किसके हैं? मैदा के। तो उसमें भी क्या है? और मैदा किससे बनती है? गेहूं से। भाई गेहूं को बारीक पीसा जाता है और उसको छान के क्या बना दी जाती है? मैदा बना दी जाती है। ठीक है। तो क्या खाते हो आप सबसे ज्यादा? कार्बोहाइड्रेट खाते हो। प्रोटीन है, वसा है, ये भी फिर भी अधिक मात्रा में लेते हो, है कि नहीं है? तो इन तीनों को अपन अधिक मात्रा में लेने के कारण इनको बोलते हैं वृहत पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? वृहत पोषक तत्व। और इनको क्या बोलते हैं? तीनों को लघु पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? लघु पोषक तत्व। लघु का मतलब छोटे। भाई जिनको अपन कम मात्रा में लेते हैं, क्या लेते हैं? कम मात्रा में लेते हैं, उनको तो बोलेंगे लघु। और वृहत का मतलब होता है बड़ा। जिनको मतलब अपन को क्या लेना पड़ता है? अधिक मात्रा में लेना पड़ता है, उन्हें बोलते हैं वृहत पोषक तत्व। क्या कहते हैं? वृहत पोषक तत्व। और हमारे शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की होती है, और इनकी मात्रा हमें कम होती है। ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि जल की कमी से कोई मर गया हो? नहीं मरा ना? ज्यादा होएगी तो फिर उसके भी दुष्प्रभाव तो सभी के होते हैं ना। तो उतारो इनको। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो एक साइड तो लिख लेना बृहत पोषक तत्व। क्या लिखोगे? बृहत पोषक तत्व। और एक साइड लिख लेना लघु पोषक तत्व। और इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये किस काम के आते हैं? जैविक क्रियाओं क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। किसको करते हैं? जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और ये क्या करते हैं? इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। और हमारी बॉडी के लिए क्या होती है? ये आवश्यक होती है। फटाफट उतारो। उतारने में टाइम मत लगाओ, आज कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करना है पूरा। हाँ शिवराज, एक खड़ा हो यार, एक क्वेश्चन तो बता, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? हम्म? मतलब तेरे को पढ़ा दिया, फिर नोट्स भी मिल गए, लिखा भी दिया ना। तो वो कॉपी कहाँ पे है? मैंने कॉपी मंगाई तेरे से। अब नाम बता दे तेरा प्रकार, कब खड़ा हो जा तू। हम्म? चल खड़ा हो गया, बता कॉम्प्लेक्स विटामिन किसे कहते हैं? हम्म? अरे मतलब महिपाल को भूख लगते ही बजना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो कॉपी देना। क्या बात है। अरे वेरी गुड, लिखूं? मतलब देख लो, एक बैच कंप्लीट हो गया इसका शाम वाला। उसमें फिजिक्स करवा दी, बायोलॉजी करवा दी, जिसमें केवल 4 पेज भरे हैं।
चारण, मैं चारण सर को कॉल कर बताते हूँ काहे लिखना। हाँ हो गया भाई, हो गया क्या? चावल से मिलता है, आलू से मिलता है, किसमें? स्टार्च में पाया जाएगा। स्टार्च जो प्राप्त होता है हमें आलू से। आ- वो अपना शरीर है ना, पूर्ति करता रहता है। ठीक है, अपने शरीर में, माइंड में भी कितना है, जल भरा हुआ है, सारे बॉडी में पूरी में क्या है, जल है। तो ये थोड़ी है कि इंसान जल की कमी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पी रहा। अब जैसे आप कम पानी पी रहे हो तो कुछ असर पड़ रहा है बॉडी पे, नहीं पड़ रहा ना? बोले बात। तो ये थोड़ी कि 10 दिन से प्यास है वो तो मरेगा ही। हाँ भाई, हो गया। हाँ, अरे तू लिप बाम मत लगाए ना तो भी सही कर दूंगा, बोल। मैं क्या करूँ, मत लगा फिर भी सही कर दूंगा। विटामिन बी खा, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये बताएंगे अभी किस किस में क्या क्या मिलता है। हाँ भाई, हो गया। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई परेशानी? क्या यहाँ पे अल्प मात्रा में? अरे तो तुम, हाँ हो गया भाई। किसी कोई डाउट है? कोई हो मन में आ रहा हो? मेरे पास के भावनाओं को छुपाया मत करो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करो ना। क्योंकि भावनाएं साइकोलॉजी के अनुसार चलती है, वो दमित इच्छाएं होती है ना, वो ज्यादा खतरनाक होती है। मन के अंदर कोई अपना क्वेश्चन दबा लेते हैं, इच्छा अपन बाहर नहीं निकालते ना, वो बहुत बड़ा कांड कर देती है फिर बाद में जाके। हेडिंग डालो कार्बोहाइड्रेट। अरे अब चुप हो जाओ भाई। कार्बोहाइड्रेट, इंग्लिश में भी इसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, हिंदी में भी क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट के अपन दो टुकड़े करते हैं तो किस में टूटता है, कार्ब प्लस हाइड्रेट। कार्ब का मतलब क्या होता है, कार्बन। किस, कार्ब का मतलब क्या होता है, कार्बन। और हाइड्रेट का मतलब किससे होता है, जल से। किससे होता है, जल से। कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, सी। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, वो गैस है। ये कार्बन है। कार्बन जानते हो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है कार्बन? कार्बन, अरे कोई भी वस्तु है उसको जला दोगे तो जो काला पदार्थ प्राप्त होगा ना, उसे कहते हैं कार्बन। जो लड़कियां आंखों में वो लगाती है ना काला काला काजल, वो भी क्या है, कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप है। और एक वो फेस वॉश आता है, फेस वॉश चारकोल का, वो भी क्या है, चारकोल का जो फेस वॉश आता है, चेहरे पे लगाती हैं फिर बाद में हटाती हैं, तो वो भी क्या है, कार्बन का अपरूप है। अरे फेस पैक दे नाम दे दिया, ठीक है, पर है किसका रूप, कार्बन का रूप है। देख शिवराज, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2। क्या होता है, H2। अब इन तीनों को अपन मिला दे तो क्या बना, CH2O। तो यहां पे क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पे कार्बन कितना दिख रहा है भाई, 1। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:2:1। अब आपने बात करते हैं, किसी को पता नहीं हो तो सी का मतलब क्या है, कार्बन। H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। और O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ना। तो इसका ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया, अनुपात। क्या हो गया, अनुपात। तो कार्बोहाइड्रेट में जो अनुपात होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कितना होता है, 1:2:1। यहां तक किसी को दिक्कत? अब अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या सूत्र, इसका सूत्र होता है CN। क्या होता है,
CnH2nOn। अरे यार इनके पीछे एन ही तो लगाया है। अरे सी के पीछे एन लगा दिया, एच के पीछे क्या, टू के पीछे एन लगा दिया, ओ के पीछे क्या लगा दिया, एन। और एन बराबर क्या होती है हमारी संख्या, क्या होती है संख्या। संख्या दी अपन अंक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अंक। ठीक है, तो यहां पे यदि एन की जगह मैं यदि 6 रख दूं, एन बराबर कितने रख दूं 6, तो यहां पे 6 रख के देखो क्या आता है वैल्यू, C6H12O6। और ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होते हैं, फॉर्मूले प्राप्त होते हैं ग्लूकोज के, फ्रुक्टोज के, है कि नहीं है। तो अपन पढ़ेंगे आगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो उनमें पता चलेगा। तो आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है, तो सूत्र क्या आएगा CnH2nOn। यहाँ पे अनुपात पूछे, अनुपात कितना होगा 1:2:1 होगा। आया समझ में। कार्बोहाइड्रेट में अभी यदि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 प्रकार के क्या होते हैं तत्व होते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, उतारो फटाफट, पेन चलाओ अब अच्छी तरीके से, है ना। किसी को समझ में नहीं आया तो और पूछ लेना ना। और यदि आपने यहाँ पे पढ़ लिया और घर पे जाके रिवीजन नहीं किया ना, तो काम खराब है। पढ़ा हुआ फिर बिल्कुल जीरो है। यहां से जाने के बाद में 10 मिनट लगेंगे रोज का पढ़ा हुआ। कम पढ़ लो लेकिन रिवीजन सबसे ज्यादा करो। प्रैक्टिस मांगती है हर चीज, है ना, प्रैक्टिस मांगती है। यदि तुम घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो काम खराब है फिर। अब हमारा तो मन करता और भी डीपली पढ़ाएं, तो डीपली पढ़ने वाला तो है। ये जो जितना पढ़ाता हूं मैं उतना ही लोगों के लेवल से हाई लगता है। ये भी समस्या मेरे सामने है, ये अजमेर में आने के बाद में हुई है, क्योंकि बैकग्राउंड साइंस नहीं है। फिर बायोलॉजी के अलावा ना तो फिजिक्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चे, ना केमिस्ट्री में दिखाते हैं। बस बायोलॉजी पढ़ाते रहो, 10 चैप्टर इनको सालों साल वही वो चीजें पढ़ाते रहो। कभी मौका मिले तो कभी किसी कोचिंग में जयपुर में जाके देखना, वहां पे बच्चों का लेवल देखना, पढ़ने का स्तर देखना, पढ़ने के प्रति जो लगन होती है वो देखना। कोई टाइम अजमेर भी हब हुआ करता था, हब था यहाँ पे। कोई टाइम में रियल बता रहा हूँ, जब मैं आया था यहाँ पे अजमेर में, जब यहाँ पे इतनी कोचिंगें थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आज ये हालत है केवल दो कोचिंगें चल रही है नाम मात्र। ये चल रही है और एक कृष्णा चल रही है जो टीचर ग्रेड के लिए चल रही है। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा यहीं पे है अपने, और तो है नहीं। इसमें 3-3 4-4 बैच चल रहे हैं अलग अलग। रीट लेवल फर्स्ट का चल रहा है, रीट लेवल सेकंड चल रहा है, नया बैच स्टार्ट हो ही गया है, एक तुम्हारा फाउंडेशन चल रहा है। तो 4 बैच चल रहे हैं प्रेजेंट में। हाँ भाई हो गया ये, अरे हो गया क्या। अब लिखो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, हाँ 4.2 किलो कैलोरी। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे तो उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और हमें प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें लेना चाहिए। और मैं यदि आपसे बोलूं कि यदि आपको तुरंत ऊर्जा प्राप्त करनी है, कैसी ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा,
तो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा? तुरंत ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए हमें क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। और यदि कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में क्या आएगा? ग्लूकोज। इससे हमें क्या मिलती है? तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन आ जाए, जो तुम देखते हो मैच वगैरह देखते हो ना, तो मैच में थोड़ा सा भी गैप मिलता है तो पानी की बोतल के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं। वो क्या होती है? वो एनर्जी ड्रिंक होती है। और एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है, जो एथलेटिक्स होता है या खेलकूद करने वाले होते हैं, वो ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको घुमा के दिया जा सकता है, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन किस लेवल का आया है, उसकी लैंग्वेज क्या है। फिर अपन बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें, और लगभग, अब देखो आप सुबह से लेकर शाम तक सबसे ज्यादा क्या खाते हो? रोटी वगैरह खाते हो, आलू की सब्जी बना ली, आलू खाते हो, दूध पीते हो, फल फ्रूट खाते हो, तो सबके अंदर, और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है, दूध है, दूध से बनी मिठाई है, ये खाते हैं अपन। पिज्जा, बर्गर, पतासी, सैंडविच सारी खाते हो, खाते हो ना। तो इन सबसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज्यादा आप क्या खाते हो आपकी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट। तो लगभग अपन जितना खाते हैं उसके 100% में से 80% क्या खाते हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट। तो 80% ऊर्जा भी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। मतलब क्वेश्चन आगे जाके दो क्वेश्चन आएंगे। एक तो वसा है, वसा से हमें एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो मतलब सबसे अधिक ऊर्जा तो किससे मिलती है? वसा से मिलती है। लेकिन अपन सबसे ज्यादा खा क्या रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो मतलब क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक एनर्जी किससे मिलती है? तो वसा से। क्वेश्चन ये आए कि हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो अब सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा अपन कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। तो क्वेश्चन को यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यदि आपके किसके हिसाब से आए, प्रतिशत के हिसाब से आए या खाने के हिसाब से आए, तो किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। और वैसे किससे मिलेगी? वसा से। 1 ग्राम की बात आए तो वसा करनी है, और हमारे शरीर के हिसाब से पूछे तो किससे करना है? कार्बोहाइड्रेट। तो क्या लिख सकते हैं अपन? हमारे शरीर को 70 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अब अपन बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलता है। जितने भी आप किस किस की रोटी खाते हो, रोटी किस किस की खाते हो आप? हाँ, गेहूं के खाते हो, बाजरे खाते हो, हाँ, बादाम की। ले तेरी बादाम भी लिख दिया, बादाम। और मैदा लिख दिया, और ये ले तेरा पनीर भी लिख दिया, दूध। और जो भी मिठाइयाँ होती है, स्वीट्स, उनसे मिलेगा। आलू हो गया, और क्या हो गए? फल हो गए। ठीक है, जिस गेहूं, मक्का, बाजरा, मैदा, बादाम हो गए, दूध हो गई, पनीर हो गया, मिठाई होगी, आलू हो गया, और जितने भी हमारे फल हो गए, उनसे क्या प्राप्त होता है हमें? कार्बोहाइड्रेट। क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। और जितने भी लिख लो फास्ट फूड, और लिख लो फास्ट फूड। हाँ, लिख ले, पानी पूरी ले, और बर्गर लिखो। तो पता चल गया किससे किससे क्या मिलता है। क्या क्या मतलब जो भी है, इसको होश हवास ही नहीं है, चल क्या रहा है।
तो दादा इस माथे को भी ला क्लास में, शरीर को लाने से क्या मतलब है? मैंने पहले ही बहुत बोला था, आदर्शों को तो यही पता नहीं है कि साइंस के अंदर सब्जेक्ट कितने होते हैं, यही पता नहीं चैप्टर कितने होते हैं। और इसमें लिख लेना चावल है ना। छोट अरे उतार लो यार तुम फटाफट, आज इसको खत्म करना, अभी तो 20 मिनट है। अब रोज रोज ये रख लेना, दो तीन पेज बनेंगे और ये इकट्ठा होता जाएगा। और रोज रोज यदि आप 10 मिनट जाके, ज्यादा नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, घर पे जाके एक बार रीडिंग मारनी है, रीडिंग मार के छोड़ना है। जैसे कल के 3 पेज हो गए, आज के 2 पेज हो गए, तो इन 5 पेजों की रोज रीडिंग मारनी है। और ये कब तक मारनी है? लगातार 7 दिन तक। कितने दिन तक? 7 दिन तक। ठीक है, 7 दिन के बाद में आपको 3 दिन का गैप देना। कितने दिन का? 3 दिन का। जैसे मान लो अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी करवाया, तो उसमें क्या करना आपको, जैसे आज चल रहा है उसका तो रिवीजन करना ही है, लेकिन जो पहले पढ़ाया है ना उसका रिवीजन करना है। और एक ही चैप्टर को लगातार कम से कम कितने दिन तक पढ़ना है? पूरा 7 दिन तक। 7 दिन पढ़ने के बाद में फिर आपको 3 दिन का गैप देना है। कितने दिन का? 3 दिन का। 3 दिन बाद में वापिस उस चैप्टर को पढ़ना है। 3 दिन का गैप देने के बाद में फिर आपको गैप देना है 7 दिन का। कितने दिन का? 7 दिन का। 7 दिन बाद में उस चैप्टर का रिवीजन करना है, फिर गैप देना है 15 दिन का, फिर 15 दिन बाद में वापस पढ़ना, और फिर लास्ट में गैप देना है 1 महीने का। 1 महीने बाद में एक बार पढ़ लेना, फिर भूल जाओ तो बता देना। पढ़ने का तरीका चेंज करो, ठीक है। अरे ये भूटान वाले, श्रीलंका वाले, इनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हो गया। अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन की। किसकी बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के पाचन की। तो पाचन 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है आंशिक पाचन। कौन सा पाचन? आंशिक पाचन। एक हमारे पास होगा कौन सा? पूर्ण पाचन। कैसा होगा? पूर्ण पाचन। अब ये बताओ, गुड़िया के बाल खाए हैं किसी ने? खाए हैं? तो बुढ़िया के बालों को रखते कहां पे हो? मुंह में? तो मुंह में रखते हो, या चीनी वगैरह खाते हो ना, तो चीनी को मुंह में रखते ही क्या होता है? पिघलने लगती नहीं लगती? पिघलने लग जाती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन किस में होता है? मुख में। किस में होता है? मुख में। तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन किस में होगा? मुख में। या इसको बोलेंगे मुख गुहा, इसे बोलेंगे बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। जो हमारा मुख होता है और मुख का जो पूरा अंदर का पार्ट है उसको बोलेंगे मुख गुहा। क्या बोलेंगे? मुख गुहा। तो इसके अंदर क्या होता है? मुख के अंदर, अरे मुख के अंदर क्या होता है? अरे लार होती है। क्या होती है? लार। और इस लार में एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सलाइवेरी, या इसका नाम है टाइलिन एंजाइम। कौन सा? तो ये एंजाइम क्या करता है? मुख के अंदर जो भी आप चीनी वगैरह रखी, तो उसको क्या करेगा? पचाने का काम करेगा। पाचन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो उसको क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है? तोड़ देता है। जैसे ही आप मुख में रखोगे तो उसका आंशिक मतलब कुछ अंश का पाचन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा नहीं टूटा? तो यहाँ पे मुख में क्या होता है? सलाइवेरी या टाइलिन एंजाइम क्या कर देता है? कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कर देता है। अब अपन बात करें कि पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। और छोटी और छोटी आंत में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम। कौन सा? एमाइलेज एंजाइम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि एमाइलेज एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? छोटी आंत में। और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। और आंशिक पाचन कहाँ पे होता है? मुख में। कहाँ पे होता है? मुख में। और मुख में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवेरिया टाइलिन एंजाइम। इसके अलावा मुख में एक एंजाइम पाया जाता है, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम।
ये एंजाइम क्या करता है, इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक एंजाइम। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपके मुख में कोई भी कुछ जीवाणु विषाणु कोई भी जाता है तो उस पे क्या कर देता है, ये हमला कर देता है। जैसे ही जाएगा तो उसकी जो बाहरी परत होगी उस परत को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है और उसकी वहीं पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस वजह से बोला जाता है कि सुबह उठोगे आप, सुबह उठते ही आपको कम से कम 1 गिलास क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपकी जो लार बनती है उस लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। तो उसको आप पी लोगे तो पीने से आपके पेट के अंदर कौन सा एंजाइम जाएगा, लाइसोजाइम एंजाइम जाएगा। तो उससे आपके पेट के अंदर भी कोई कीटाणु वगैरह चले गया, जीवाणु विषाणु, तो वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आंख के अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह पड़ जाता है तो उसकी डेड बॉडी बाहर आती है कि नहीं है। वो इस वजह से आती है क्योंकि हमारी आंख के अंदर भी कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम, लाइसोसोम नहीं, लाइसोजाइम। लाइसोसोम तो कीटाणु वो कोशिका का अंग है ना, लाइसोजाइम एंजाइम। अरे यार लाइसोजाइम, माइंड में हाथ, माइंड कुछ और कहता है, हाथ ज्यादा चलते हैं ना। समस्या ये है कि वर्डों को इतनी बार लिख चुके हैं, इतने बैच पढ़ा चुके हैं तो हाथ ही ज्यादा चलते हैं। हम माइंड सोचता है उससे पहले तो कुछ न कुछ लिख देता है। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो कैसा होता है, एंटीसेप्टिक। और कहाँ पे प्राप्त होता है, हमारे गोमूत्र में। किस में प्राप्त होता है, गोमूत्र में, ठीक है। और हमारी किस में पाया जाता है, आंखों में। इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, सुबह सुबह 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिस वजह से हमारे जो लार के अंदर पूरी रात के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम बना है वो एंजाइम कहाँ पे आ जाए, हमारे पेट के अंदर आ जाए। आया समझ में। तुम्हें पता है कि पहले जो कच्चे घर हुआ करते थे वो गाय के मूत्र से, जो गाय का गोबर वगैरह होता था उससे लीपे जाते थे, तो उसका वैज्ञानिक कारण भी यही है। और तुमने सुना होगा कि यदि पहले जैसे घर के जो बुजुर्ग थे वो बताते थे कि दाद वगैरह हो जाए तो सुबह उठ के थूक लगा लो, तो वो यही रीजन था। उतारो इसको। देखो एक रियल बात बता रहा हूँ ना, मेरे को कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। पहले मतलब रखता था मैं, जितना मैं स्टूडेंटों के बारे में सोचता था उसका नेगेटिव इफेक्ट आता था, तो मैंने कहना ही छोड़ दिया किसी से। अपने को क्या मतलब, जिसकी जिंदगी है, जो अच्छा करे बुरा करे। तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई तीसरा आदमी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बारे में कोई सोच लेगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। और दुनिया है ना केवल इस्तेमाल करेगी, और आजकल की दुनिया में केवल पैसे की वैल्यू है। पैसा है तो दुनिया सल्यूट मारेगी नहीं तुम्हारे, वो कहते हैं ना रोजों में रोएगी नहीं, वो वाला सपना हो जाएगा। पढ़ लो, कुछ नहीं रखा। लड़कियों के लिए तो कोई न कोई पढ़ रहा है, कोई न कोई किसी कोने में बैठ के कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई आरएस बन रहा है ना। क्या, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। इसलिए तुम्हारा ना तो कानून है ना तुम्हारे कोई लोग है, उस चीज का ध्यान रख लो और पढ़ लो। कुछ नहीं रखा लाइफ में। और आगे जाके जो गवर्नमेंट आ रही है ये ऐसा सिस्टम कर देगी कि प्राइवेट में भी डिग्री चाहिए होगी। इस चीज का ध्यान रख लेना, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी गवर्नमेंट कब तक देगी, इतने बेरोजगार हो चुके हैं। जैसे गुजरात में जो सिस्टम लागू है ना, वो सिस्टम लागू हो जाएगा थोड़े दिनों बाद में यहीं पे भी। गुजरात में
प्राइवेट के अंदर पेमेंट ज्यादा है और नौकरी के अंदर है नहीं। लिखो छोटी आंत में ना, एमाइलेज एंजाइम। क्या चलने दे, तुम तो अपना काम रखो वैसे ना। क्या छोटी आंत और बड़ी आंत दो प्रकार की आंत होती है हमारे, है ना। क्या जो इससे नेक्स्ट चैप्टर चलेगा पाचन वाला, उसमें आएगा ना। क्या ज्योग्राफी क्लास है मेरे उधर। चलो उधर छूट गया ना।